दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैलेसीमिया की वीडियो की कड़ी के अंदर पार्ट 3 हम यहाँ पे लेके आए हैं और पार्ट 3 के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ थैलेसीमिया एंड इट्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की हम वन बाय वन बात करें कि थैलेसीमिया को जो है डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो है थैलेसीमिया जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट ही हमारी मदद कर सकते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। तो कौन कौन से टेस्ट है जो डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे और आफ्टर डायग्नोसिस क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है थैलेसीमिया के पेशेंट के अंदर। डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर सबसे पहले हम कॉमन जो टेस्ट करते हैं उसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। सीबीसी वहां पे हम करेंगे और कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के अंदर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम और मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन तीनों ही जो वैल्यू है वो कम देखने को मिलेगी। मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन जो है इनकी वैल्यू हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करती है और यहाँ हीमोग्लोबिन कम होगा और कम होने का रीजन है हीमोलाइसिस। ये ऑलरेडी स्टडीड की वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें अल्फा या बीटा चैन जो है उसका डिफॉल्ट रहता है और ज्यादातर बीटा चैन के डिफॉल्ट से थैलेसीमिया मेजर जो डिजीज रहती है उसमें सीवियर हीमोलाइसिस होता है और सीवियर एनीमिया वहाँ पे देखने को मिलता है। तो तीनों ही वैल्यू जो है वो वहाँ पे कम देखने को मिलेगी। इनिशियली जो है प्लेटलेट की वैल्यू थैलेसीमिया के अंदर नॉर्मल होती है, लेकिन जब स्प्लिनोमेगेली होती है ना, स्प्लिनोमेगेली, तो स्प्लिनोमेगेली की वजह से प्लेटलेट जो है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, लो देखने को मिलेगी। तो अगर बच्चे में स्प्लिनोमेगेली है तो प्लेटलेट भी क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। तो सीबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन लो एंड प्लेटलेट जो है उसकी वैल्यू भी क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा आरडीडब्ल्यू एक सीबीसी के अंदर हम चेक करते हैं, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है वो हाई देखने को मिलेगी, है ना। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो होती है वो सीबीसी में हाई देखने को मिलती है। आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ वो ज्यादा है और उसके ज्यादा होने का रीजन होता है कि जितनी भी आरबीसी है, जितनी भी ब्लड सेल है, वो सेल वेरियस साइज एंड शेप की होती है ना। हाई इसलिए है क्योंकि जो सेल प्रेजेंट होती है उनका शेप जो होता है, शेप वो कैसा होता है, साइज, शेप एंड साइज जो होती है वो वेरी करती है, अलग अलग होती है, अलग अलग तरह की होती है। तो अलग अलग जो है शेप और साइज होने के कारण आरडीडब्ल्यू जो होती है वो क्या देखने को मिलता है, ज्यादा। और हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जो है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कम देखने को मिलेंगे और प्लेटलेट जो है ज्यादातर नॉर्मल होती है, लेकिन स्प्लिनोमेगेली जो है वो प्लेटलेट को लो करता है वहां पे। तो ये पहला इनिशियल डायग्नोसिस है सीबीसी के अंदर। सीबीसी चेक करने के बाद में पीबीएफ हम चेक करते हैं, पेरिफेरल ब्लड फिल्म। और पेरिफेरल ब्लड फिल्म में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरह थैलेसीमिया में भी किस तरीके का एनीमिया देखने को मिलता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया। ये भी कैसा है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कैसा था, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होने का यहाँ भी रीजन है कि आरबीसी का के अंदर से हीमोग्लोबिन कम हो गया और जब भी आरबीसी में से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हाइपोक्रोमिक हो जाती है आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से आरबीसी जो है वो ज्यादा टाइम तक बोन मैरो में रहती है और उस कंडीशन में उसकी साइज छोटी हो जाती है और उसमें से हीमोग्लोबिन लेस होता है तो डेफिनेटली उसकी साइज कम होती है, क्योंकि आरबीसी के साइज को 30 पिकोग्राम वाला हीमोग्लोबिन ही मेंटेन करता है। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी वहां देखने को मिलेगी। अगर ये मिली और हम ज्यादातर सोचते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और आयरन देने के बाद में भी किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होता तो डेफिनेटली वो थैलेसीमिया है। तो ये वहां हम देखेंगे। अच्छा, आरबीसी मैच्योर कम हो पाएगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो बोन मैरो में ही रहती है और बोन मैरो वाली आरबीसी को हम इमेच्योर आरबीसी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं उनके नंबर का ज्यादा होना रेटिकुलोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेटिकुलोसाइटोसिस। तो यहाँ पे पीबीएफ के अंदर रेटिकुलोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। रेटिकुलोसाइटोसिस जो होती है, रेटिकुलोसाइट्स होती है जो न्यूक्लिएटेड आरबीसी कहलाती है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। न्यूक्लिएटेड आरबीसी, नॉर्मली आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड सेल है, लेकिन इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। रेटिकुलोसाइट वो सेल है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और रेटिकुलोसाइट के नंबर जो है वो ज्यादा होंगे, इसको न्यूक्लिएटेड आरबीसी कहते हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। और जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम होता है वो बेजोफिलिक आरबीसी कहलाती है। कैसी कहते, बेजोफिलिक। बेजोफिलिक मतलब जिसका कलर रेड नहीं होके कैसा है, ब्लू कलर है। नॉर्मली आरबीसी का कलर रेड होता है, रेड कलर की आरबीसी को यूसिनोफिलिक कहते हैं, यूसिनोफिलिक का कलर रेड होता है। ये बेजोफिलिक टाइप की आरबीसी है, बेजोफिलिक ज्यादा आरबीसी होगी। रेटिकुलोसाइट आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी वहां पे देखने को मिलेगी पेरिफेरल ब्लड फिल्म में। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का ये एनीमिया देखने को मिलता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट और पीबीएफ
मोटा इंडिकेशन दे देता है कि वो थैलेसीमिया है या नहीं है, लेकिन इससे कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह की पिक्चर कई सारे एनीमिया में देखने को मिलती है। तो फॉर कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट वी हैव टू गो फॉर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस। अगर आपको कोई पूछे थैलेसीमिया का कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या रहता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस, है ना। इट कंफर्म्स डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की डायग्नोसिस को कंफर्म करने वाला टेस्ट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस। ये इस डिजीज के टेस्ट इसको क्या करता है, कंफर्म करता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस जो है, इसकी मैं मोटे तौर पे बात करूं तो इसमें 3 तरीके की प्रोटीन्स पाई जाती है, 3 तरीके के हीमोग्लोबिन की प्रोटीन्स पाई जाती है। एक होती है हीमोग्लोबिन A1, दूसरी होती है हीमोग्लोबिन A2 और तीसरी होती है हीमोग्लोबिन F। ये 3 तरह की प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन F। हीमोग्लोबिन A1 जो होती है वो 95% होती है नॉर्मल, ये नॉर्मल वैल्यू है। A2 जो होती है 1.2 to 3.4% इसकी वैल्यू होती है, और F जो होता है वो लेस देन 2% होना चाहिए। ये सारी वैल्यू जो है एक नॉर्मल आदमी के अंदर देखने को मिलती है। नॉर्मल आदमी में, एक नॉर्मल आदमी में ये नॉर्मल वैल्यू है। A1 सबसे ज़्यादा होता है, A2 जो है वो 3.4% के आसपास होता है, और F जो होता है वो 2% से लेस देखने को मिलता है। अब अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया है, तो उसमें हीमोग्लोबिन A1 जो होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, वो एब्सेंट देखने को मिलेगा। हीमोग्लोबिन A1 क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंट। हीमोग्लोबिन A1 जो है वहाँ पे होगा ही नहीं। हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन F जो है, हीमोग्लोबिन A2 जो है जिसकी वैल्यू 3.4% होनी चाहिए, उस हीमोग्लोबिन A2 की वैल्यू मोर देन 3.4% देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। और हीमोग्लोबिन F जो होता है वो नॉर्मली 2 से कम होना चाहिए, वो भी यहाँ पे एलिवेटेड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एलिवेटेड। तो अगर ये पिक्चर आ रही है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस में, तो वो बच्चा किससे सफर्ड है, थैलेसीमिया से। नॉर्मली क्या है, हीमोग्लोबिन A1 95% होता है, या हीमोग्लोबिन A1 थैलेसीमिया में होगा ही नहीं, बच्चे में एब्सेंट होगा। हीमोग्लोबिन A2 3.4% से कम होना चाहिए, यहाँ पे 3.4% से ज़्यादा हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन F 2% से कम होना चाहिए, यहाँ भी हीमोग्लोबिन F 2% से ज़्यादा होगा, मतलब एलिवेटेड होगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये पिक्चर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस में दिख रही है, तो ये कंडीशन क्या है, थैलेसीमिया है। ये कंफर्म करता है थैलेसीमिया को। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है थैलेसीमिया का। हालांकि आजकल जो है इस टेस्ट को रिप्लेस कर दिया और एक नया टेस्ट आया है, और इस टेस्ट को हम नाम देते हैं HPLC। इसी तरीके का टेस्ट है, फुल फॉर्म है HPLC का, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है, ये भी कंफर्म करता है थैलेसीमिया को, है ना। इट आल्सो कंफर्म्ड थैलेसीमिया। ये भी थैलेसीमिया को क्या करता है, कंफर्म करता है, मतलब कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और क्विक डायग्नोसिस देता है। इसकी खास बात ये रहती है कि क्विक डायग्नोसिस बताता है, क्विक मतलब जल्दी से बता देता है, तुरंत डायग्नोस करने में मदद करता है। तो इसका डायग्नोसिस जो होता है वो कैसा रहता है, क्विक डायग्नोसिस तो होता है देन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस से इसका डायग्नोसिस जो है वो कैसा होता है, क्विक होता है, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ब्लड की जरूरत होती है। नीड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, बहुत कम ब्लड के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, बहुत कम ब्लड यूज करके हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस और HPLC दोनों ही कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस से क्विक रिजल्ट देने वाला, कम ब्लड से रिजल्ट देने वाला कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये दोनों टेस्ट आपको याद रखने हैं। थैलेसीमिया में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इन चीजों के अलावा हम वहां पे कर सकते हैं आयरन स्टडी। क्या करते हैं, आयरन स्टडी। आयरन स्टडी में 3 चीजें आती है, सीरम आयरन लेवल, सीरम फेरिटिन लेवल और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। नॉर्मली थैलेसीमिया के बच्चे के अंदर आयरन के ये तीनों ही टेस्ट जो है नॉर्मल पाए जाते हैं, तब तक जब तक कि उसमें क्या नहीं हो, आयरन ओवरलोड नहीं हो, है ना। नॉर्मली थैलेसीमिया के बच्चे में तीनों ही रिजल्ट क्या पाएंगे, नॉर्मल पाए जाएंगे, और ये नॉर्मल पाए जाते हैं, और बाकी ये पिक्चर है तो थैलेसीमिया है।
अच्छा ये अबनॉर्मल है तो जो है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को थैलेसीमिया से एक्सक्लूड करने के लिए ये टेस्ट वहाँ पे किए जाते हैं। आयरन ओवरलोड होगा तो ये टेस्ट गड़बड़ होगा, और अगर आयरन ओवरलोड होएगा तो वहाँ पे सीरम फेरिटीन का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। उस कंडीशन को हम हीमेसिडेरोसिस और हीमेक्रोमेटोसिस भी बोलते हैं। तो हीमेसिडेरोसिस की कंडीशन बाद में देखने को मिलेगी। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के पर्पज में तो हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस और एचपीएलसी हुआ। आयरन स्टडी में तीन ये चीजें जो हम करते हैं, नॉर्मली ये थैलेसीमिया में ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर वहाँ पे आयरन ओवरलोड है, क्या है, आयरन ओवरलोड है, आयरन ओवरलोड होने की थैलेसीमिया के बच्चे में संभावना है, तो फेरिटीन का लेवल वहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हमें वहाँ पे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो थैलेसीमिया में मदद करते हैं। अच्छा, इन टेस्ट के अलावा थैलेसीमिया के बच्चे के अंदर थायराइड फंक्शन टेस्ट जो होता है वो भी वहाँ पे किया जाता है। टीएफटी इसको कहते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो आयरन है वो डिपॉजिट हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, और उसकी वजह से थैलेसीमिया के बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो वहाँ पे हम हाइपोथायरॉयडिज्म को डायग्नोस करने के लिए टीएफटी कराते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट। हम वहाँ पे एलएफटी कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है, हिपेटोमेगली होता है, लीवर का फंक्शन गड़बड़ होता है, तो लीवर को असेस करने के लिए हम चेक करते हैं हिपेटो लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा थैलेसीमिया के बच्चे में हम करा सकते हैं सीटी एंड एमआरआई कराते हैं। सीटी और एमआरआई जो है वो नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक तरीके हैं, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है ये दोनों ही। कैसे टेस्ट है? नॉन इन्वेजिव होते हैं जिसमें आपको बॉडी में पंचर नहीं करना होता और आप डायग्नोस कर देते हैं, उसको नॉन इन्वेजिव टेस्ट कहते हैं। तो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, और इससे हम क्या असेस करते हैं? हम असेस करते हैं हिपेटोस्प्लेनोमेगली को। हिपेटोस्प्लिनोमेगली जो थैलेसीमिया के बच्चे में लीवर और स्प्लीन साइज में बड़ा होता है, तो कितना बड़ा हुआ है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं? नॉन इन्वेजिव टेस्ट करते हैं, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो सीटी और एमआरआई वहाँ पे चेक किया जाता है। तो दीज ऑल आर द सम डायग्नोस्टिक टेस्ट विच हेल्प इन द इवेल्युएशन ऑफ थैलेसीमिया। तो ये सारे टेस्ट आपको याद रखने हैं, थैलेसीमिया के डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं। लास्ट है स्कल एक्सरे कराते हैं। थैलेसीमिया का जो बच्चा है उसमें स्कल एक्सरे वहां पे हम करते हैं। अब स्कल एक्सरे जो है वो हमारी क्या मदद, स्कल एक्सरे होता है ये कंफर्म, मतलब स्कल एक्सरे के अंदर अपीयरेंस जो है वहां पे आपको जब आप थैलेसीमिया के अंदर स्कल एक्सरे देखते हैं तो वहां पे उस बच्चे के अंदर स्कल एक्सरे में अपीयरेंस देखने को मिलेगी हेयर लाइक अपीयरेंस। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि स्कल एक्सरे वो जो थैलेसीमिया के बच्चे का जो बोन है, बोन के अंदर हीमेटोपोइसिस का प्रोसेस जो है वो ढंग से हो नहीं रहा है, और उसकी वजह से बोन जो होती है वो हाइपरट्रोपिक हो गई है। और हाइपरट्रोफी की जो बोन है, उस हाइपरट्रोफी के कारण जो है बोन का थोड़ा फैलने की वजह से उसके अंदर एक्सरे स्टडीज में उसमें हेयर लाइक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि हेयर ऑन एंड का मतलब होता है जो लास्ट हिस्सा है बोन का, हेड की बोन, स्कल बोन है, उसका जो लास्ट हिस्सा है, लास्ट हिस्सा मतलब जो बोन जो होती है वो सर्कुलर पैटर्न में होती है, तो उसकी जो सरफेस है सुपरफिशियल, उस सरफेस के ऊपर हेयर लाइक पैटर्न जो है एक्सरे में दिखता है। नॉर्मली फ्लैट एक्सरे आता है जब आप हेड का एक्सरे लो, और उसमें हेयर लाइक एंड अपीयरेंस दिख रही है पूरे हेड के ऊपर, तो उसको क्या हम क्या बोलेंगे? थैलेसीमिया के बच्चे गए ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम पिक्चर से देखें ये किस तरीके से दिखेगा, तो कुछ इस तरीके एक्सरे के अंदर हेयर लाइक अपीयरेंस जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये स्कल है, और स्कल के ऊपर जो है आप देख रहे हो कि इसका जो सरफेस है वहां पे आपको जो है वो अपीयरेंस जो है वो कैसी दिख रही है? हेयर लाइक। और अगर आप स्कल एक्सरे कराते हैं किसी बच्चे का थैलेसीमिया का, और ये इस तरीके से हेयर लाइक अपीयरेंस आपको वहां पे दिख रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि बच्चे को क्या है? थैलेसीमिया है। तो हेयर लाइक अपीयरेंस एंड किस में, और ये कंफर्मेटिव टेस्ट, ये भी एक टेस्ट है और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है कि स्कल के अंदर हेयर एंड अपीयरेंस जो है वो कौन से बीमारी में देखने को मिलती है? दैट इज थैलेसीमिया। अब बात करें थैलेसीमिया के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जो है थैलेसीमिया का, उसमें होने के बाद में, थैलेसीमिया होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एनीमिया। सीवियर एनीमिया होता है और बच्चे को प्रॉब्लम एनीमिया की वजह से होती है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर एनीमिया को ट्रीट करना जरूरी है, और थैलेसीमिया का इलाज है, एनीमिया को ट्रीट करने का इलाज एकमात्र है, और वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पे बच्चे को हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो देने का जो तरीका होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो क्यों देते हैं? टू मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करना है। और नॉर्मली हीमोग्लोबिन का लेवल जो है उसको हम हीमोग्लोबिन जो है मेंटेन करते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो मेंटेन करते हैं 9.5 टू 10.5।
है ना, लगभग इतना हीमोग्लोबिन तो बच्चे में एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नॉर्मल आदमी जितना हीमोग्लोबिन करना थोड़ा मुश्किल है, थैलेसीमिया का उतना मेंटेन नहीं रहेगा, लेकिन 9.5 से 10.5 तक हीमोग्लोबिन 9.5 टू 10.5 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन जो है इस लेवल पे मेंटेन करने के लिए हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो 2 to 3 यूनिट्स पीआरबीसी जो है वो हम ट्रांसफ्यूज करते हैं एवरी 4 to 6 वीक, एवरी 4 to 6। अगर आपको इतना हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है तो 2 से 3 यूनिट जो है हर एक महीने में आपको वहां पे बच्चे को लगाना होता है। 4 to 6 वीक मतलब 1 से 1.5 महीना, तो 1 से 1.5 महीने में 2 से 3 यूनिट ब्लड बच्चे को लगने चाहिए। ट्रांसफ्यूजन जब हम करते हैं तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का ध्यान रखना होता है। एंटीपायरेटिक्स और एंटीहिस्टामिन, एंटीपायरेटिक्स एंड एंटीहिस्टामिन जो ड्रग है, हिस्टामिन, एंटीपायरेटिक और एंटीहिस्टामिन ड्रग जो है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन, ताकि बच्चे को जो है वो प्रिवेंट कर सके फेब्राइल रिएक्शन, है ना, ट्रांसफ्यूजन की वजह से होने वाली फेब्राइल रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये 2 ड्रग जो है वो ट्रांसफ्यूजन देने से पहले बच्चों को देना होता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो ध्यान रखने वाली होती है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया के बच्चों के अंदर। और यहाँ पे इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, यही तरीका है और इसी से बच्चा जो है वो उसको ठीक रखा जा सकता है। ट्रांसफ्यूजन के अलावा जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन मल्टीपल टाइम्स होते हैं तो वहां पे आयरन जो होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉडी में स्टोर हो जाता है। स्टोर फॉर्म आयरन को हमने फेरिटिन बोला और दूसरी फॉर्म थी हेमोसिडेरिन, और फेरिटिन जब ज्यादा होने लगता है तो वो हेमोसिडेरिन में कन्वर्ट होता है। हेमोसिडेरिन का ज्यादा होना हीमेसिडेरोसिस कहलाता है, और हीमेसिडेरोसिस स्टोर फॉर्म आयरन का एक्सेस होना, और जब हीमेसिडेरोसिस सेल के टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लगता है तो उसको हम बोलते हैं हीमेक्रेमेटोसिस। तो हीमेसिडेरोसिस और हीमेक्रोमेटोसिस ये दोनों आयरन टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करते हैं, और जब आयरन टॉक्सिसिटी होगी या होने की पूरी संभावना है थैलेसीमिया के बच्चे के अंदर, तो उस हीमोसिडेरोसिस जो कंडीशन है, कौन सी, क्या नाम बोला हमने उस कंडीशन को, हीमेसिडेरोसिस, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हीमेसिडेरोसिस दैट इज एक्सेस स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन, और वो टिश्यू और सेल को नुकसान पहुंचाता है, उसको बोलते हैं क्रेमेटोसिस। तो ये दोनों कंडीशन को आपको प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बच्चे में आयरन टॉक्सिसिटी है ये, और ये प्रिवेंट करने के लिए हमें चिलेटिंग एजेंट काम में लेने पड़ेंगे। क्या काम में लेने पड़ेंगे, चिलेटिंग थेरेपी और चिलेटिंग एजेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थैलेसीमिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है। ना थैलेसीमिया की ड्रग कुछ है नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका इलाज है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे तब उसमें चिलेटिंग थेरेपी जरूर देते हैं। तो चिलेशन थेरेपी थैलेसीमिया की ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर आती है। चिलेटिंग थेरेपी जो होती है वो 3 मेथड से दी है, तो तीनों तरह की 3 अलग अलग तरह की ड्रग्स आती है। एक ड्रग्स का नाम है डेस्फेरिऑक्सामिन। डेस्फेरिऑक्सामिन दवाई जो होती है ये लगाई जाती है सबक्यूटेनियस। इसको देने का रूट कौन सा होता है, सबक्यूटेनियस। तो अगर आप सबक्यूटेनियस ड्रग्स दे रहे हो चिलेशन थेरेपी तो डेस्फेरिऑक्सामिन दवाई काम में ली जाती है। दूसरा तरीका होता है आईवी। अगर आप आईवी दे रहे हो तो दवाई का नाम है डीफेरोक्सामिन। ये दवाई जो होती है वो इंट्रावीनस दे सकते हो। तीसरा तरीका होता है ओरल। अगर आप ओरल दे रहे हो तो 2 फॉर्म आती है, डी फेरासिरोक्स, एक दवाई होती है डी फेरासिरोक्स, और दूसरी दवाई है डी फेरीप्रोन। तो डी फेरीप्रोन और डी फेरासिरोक्स जो होती है ये तो दी जाती है ओरल, डी फेरोक्सामिन दिया जाता है आईवी, और डेस्फेरिऑक्सामिन दिया जाता है सबक्यूटेनियस। 3 तरीके होते हैं ड्रग्स को देने के, तीनों में से आप कोई भी तरीका काम में ले सकते हो। ये तीनों ही ड्रग्स के नाम है और इनको चिलेटिंग एजेंट बोला जाता है। आयरन की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने में ये क्या करेगी, मदद करेगी। थैलेसीमिया के बच्चे में जो है ये चिलेशन थेरेपी जो है वो लगातार दी जाती है, क्योंकि उसमें आयरन ओवरलोड होता है। हमने क्लिनिकल साइन में पढ़ा, आयरन ओवरलोड की वजह से कई सारी प्रॉब्लम बच्चे में देखने को मिलती है, तो उसको प्रिवेंट करना तो आपको चिलेशन थेरेपी वहां काम में लेना पड़ेगा। तो चिलेशन थेरेपी दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया के अंदर। अगला हम बात करें स्प्लीनेक्टोमी, जो है वो थैलेसीमिया के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर आता है ना। स्प्लीनेक्टोमी की जरूरत कब पड़ती है, तब पड़ती है जब स्प्लीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्लीनोमेगली है और स्प्लीन जो है वो बहुत ज़्यादा आरबीसी और प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो स्प्लीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर वहाँ पे बहुत सीवियर एनीमिया है और बीमारी बहुत सीवियर स्टेज में है, तब स्प्लीन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। स्प्लीन को रिमूव करना क्या कहलाता है, स्प्लीनेक्टोमी।
स्प्लीन को जब रिमूव करते हैं तो रिमूव करने से पहले, है ना, बिफोर रिमूविंग द स्प्लीन, हमें वहां पे वैक्सीनेट करना पड़ता है बच्चे को। न्यूमोकोकल, हीमोफिलस और मेनिंजोकोकल, तीन जो है तरह के वैक्सीन वहां पे लगाने होते हैं। कौन कौन से वैक्सीन? न्यूमोकोकल, हीमोफिलस और मेनिंजोकोकल। इनकी जरूरत होती है स्प्लेनेक्टमी से पहले, क्योंकि स्प्लीन जो होती है वो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो इम्यून का काम करता है, और वो अगर आप रिमूव कर देंगे तो बच्चों को इन्फेक्शन होने की संभावनाएं रहती है, तो उसके प्रिवेंशन में ये हमें मदद करेंगे। तो स्प्लीनेक्टमी एक तरीका है थैलेसीमिया के बच्चे में, जब वहाँ पे बीमारी जो है वो कैसी है, सीवियर डिजीज हो जाती है। डिजीज कैसी हो जाती है? बहुत सीवियर, तब हम स्प्लीनेक्टमी वहाँ पे काम में लेते हैं। तो ये तीसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है थैलेसीमिया का। ये सारे ट्रीटमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, चिलेसन थेरेपी या स्प्लेनेक्टमी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हीमोग्लोबिन एनीमिया ट्रीट होता है। चिलेसन थेरेपी उस आयरन ओवरलोड को कम करती है। स्प्लेनेक्टमी जो होती है वो डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करती है, लेकिन थैलेसीमिया का इलाज नहीं है। तो अगर आप को पूछा जाए कि थैलेसीमिया का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है ना, ये सारे तो तरीके मैनेजमेंट कर रहे हैं हम सिम्टम को और एनीमिया को, लेकिन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की बात करें थैलेसीमिया की, तो वो होता है HSCT, सॉरी, जेनेटिक काउंसलिंग से पहले हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, फिर हम जेनेटिक काउंसलिंग की बात करेंगे। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है थैलेसीमिया का? तो वो होता है HSCT। HSCT का होता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ये जो है ये थैलेसीमिया का कैसा ट्रीटमेंट है? क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब अगर आप स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो थैलेसीमिया 100% क्या हो जाएगा? क्योर हो जाएगा, बच्चा एकदम ठीक हो सकता है। लेकिन ये बहुत टफ काम है ना, और सक्सेस रेट बहुत जो है प्रॉब्लम वाली है। तो एक्चुअली में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो होएगा वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही होता है थैलेसीमिया का। तो ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आता है थैलेसीमिया के अंदर। एक यहाँ पे वर्ड लिखा हमने जेनेटिक काउंसलिंग। थैलेसीमिया के मरीज के अंदर जेनेटिक काउंसलिंग का वहाँ पे जो है जरूरत रहता है। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर फादर और मदर जो है वो कैरियर है और उनका बच्चा बर्थ होना है, तो हमने पढ़ा था कि इनिशियली ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और इस डिजीज के अंदर 3-4 संभावनाएं वहाँ बनती है। 25% बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल बर्थ होते हैं, 50% बच्चे जो होते हैं वो कैरियर होते हैं, और 25% बच्चे जो होते हैं वो डिजीज होते हैं। तो पेरेंट्स जिन्होंने जो भी न्यूली वेडेड है और अगर उनको वो कैरियर है, तो डेफिनेटली उनको ये समझाएं कि अगर वो बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, तो जब बच्चा कंसीव कर रहे हैं तो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान उस एम्ब्रियो का टेस्ट करना होता है, जेनेटिक टेस्ट होते हैं, और उससे हम पता लगा सकते हैं वहीं पे भी कि वो बच्चा कौन सी कैटेगरी का है। वो बच्चा कैरियर बनेगा, या वो बच्चा नॉर्मल बनेगा, या वो बच्चा डिजीज वाला बनेगा। तो हम बिफोर बर्थ पता कर सकते हैं, और अगर वो बच्चा थैलेसेमिक बन रहा है तो उस बच्चे को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जेनेटिक काउंसलिंग वहाँ पे जरूरी होती है। इससे हम थैलेसीमिया के बच्चे के बर्थ होने को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि बच्चे के मैनेजमेंट में तो एनीमिया को ट्रीट करना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, चिलेसन थेरेपी, आयरन टॉक्सिटी को, स्प्लेनेक्टमी जो है वो हिमोलाइसिस को प्रिवेंट करेगा, और जेनेटिक काउंसलिंग से हम इस तरह के बच्चे के बर्थ होने से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इसका क्या है? स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो ये मोटा मोटा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया का। इस ट्रीटमेंट के अलावा कुछ ड्रग्स है जो और वहाँ पे मदद करती है, हालांकि वो ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, पर फिर भी वो दवाइयाँ दी जाती है थैलेसीमिया के बच्चों के अंदर। आप कई बार देखेंगे कि बच्चे के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये ड्रग चल रही है, वहाँ पे फोलिक एसिड चल रहा है, वहाँ पे विटामिन सी चल रहा है, वहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहे हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं। तो ये क्यों दिए जा रहे हैं? वहाँ पे कुछ कीमोथेरेप्टिक एजेंट है, लाइक हाइड्रोक्सी यूरिया चल रहा है, वो क्यों दिया जाता है? उसकी हम अगर बात करें कि वो, तो थैलेसीमिया के बच्चे के अंदर पहले एक तो बात कर लेते हैं हम डाइट की, इसको क्या क्या डाइट देना होता है बच्चे में, तो और एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। तो थैलेसीमिया के बच्चे की डाइट जो होती है उसमें फोलिक एसिड ज़्यादा होना चाहिए और विटामिन सी रिच होना चाहिए। विटामिन सी और फोलिक एसिड थैलेसीमिया के बच्चे में क्या देना चाहिए डाइट के अंदर? आपको ज़्यादा देना होता है। इसके अलावा विटामिन सी और फोलिक एसिड थैलेसीमिया के बच्चे में डाइट रिच किस में होती है? कौन सी रिच होनी चाहिए? फोलिक एसिड और विटामिन सी। और आयरन जो है वो वहाँ पे क्या देना होता है? कम देना होता है। बच्चा जो होता है वो ब्लीडिंग टेंडेंसी पे होता है, तो लेस एक्टिव रखना होता है, बच्चे को रेस्ट करना होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस बच्चे में ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, तो उसका यहाँ पे ध्यान रखना होता है थैलेसीमिया के बच्चे के अंदर। इसके अलावा फोलिक एसिड थेरेपी जो होती है, डाइट में तो हम फोलिक एसिड ज़्यादा दे ही रहे हैं, लेकिन फोलिक एसिड जो होती है
उसकी डाइटरी इंटेक जो है वो कभी कभार सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पाता है, तो हम ओरल फॉर्म में डेली 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड जो है वो बच्चे को वहाँ पे देते हैं। ओरल फॉर्म में डेली 5 मिलीग्राम जो है वो फोलिक एसिड देते हैं। फोलिक एसिड जो होती है वो आरबीसी के मैच्योरेशन में मदद करेगी, और जिससे जो है आरबीसी जो है वो वहाँ पे मैच्योर होती है। इमेच्योर आरबीसी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो फोलिक एसिड वहाँ पे क्या करेगी, मदद करेगी आरबीसी के मैच्योरेशन में। तो फोलिक एसिड थेरेपी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फोलिक एसिड डाइट में भी रिच होना चाहिए, और फोलिक एसिड का डेली इंटेक हम 5 मिलीग्राम देते हैं। लेकिन आयरन आपको क्या देना है, कम देना है। डाइटरी आयरन भी कम देना है। आयरन पहले से अंदर बॉडी में क्या है, ओवरलोडेड है, तो इसका बात का जरूर वहाँ पे ध्यान रखना होता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है वो थेरेपी वहाँ पे काम में ली जाती है। 200 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी की टैबलेट फॉर्म में देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आयरन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है, आयरन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराता है, जिससे आयरन टॉक्सिसिटी की संभावनाएं मिनिमाइज होती है। तो विटामिन सी, फोलिक एसिड और विटामिन सी तो रिच होने चाहिए और आयरन कम होना चाहिए। डाइट है थैलेसीमिया की, अगर आपको थैलेसीमिया की डाइट पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए आयरन, और आयरन कम देंगे, विटामिन सी और फोलिक एसिड ज्यादा देंगे। और डेली फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम और विटामिन सी 200 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में भी बच्चे को दिया जाता है, क्योंकि डाइटरी इंटेक अगर सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पे नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा वैक्सीनेट करते हैं थैलेसीमिया के बच्चे को। ब्लड देने से पहले बच्चे को इम्यूनाइज करना जरूरी होता है हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस से, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन की वजह से होने वाले कॉमन इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस बी ब्लड से होने वाला वायरल इन्फेक्शन है लीवर का, और हेपेटाइटिस सी आफ्टर ट्रांसफ्यूजन होने वाला वायरल इन्फेक्शन है लीवर का। तो इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए दोनों के वैक्सीन लगाने होते हैं बच्चे को बिफोर ट्रांसफ्यूजन, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस